कि जो भगत सिंह थे उनका जो विचारधारा है वो आम आदमी के लिए है, सामान्य आदमी के लिए है। सामान्य आदमी के हक की लड़ाई लड़ते थे, आम आदमी की हक की बात करते थे। ऐसी परिस्थिति में इनकी विचारधारा को आम आदमी के बीच में ले जाना सबसे जरूरत की चीज है। सबसे पहले ये जो भगत सिंह जो शहीद आजम के नाम से जानते हैं, सब चूंकि बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद हुए, बहुत सारे क्रांतिकारियों को गोली मार दी गई, बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन उन सारे क्रांतिकारियों में सारे क्रांतिकारी पूजनीय हैं, आदर और सम्मान के पात्र हैं। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी चेतना इतनी ऊंची थी कि मात्र 23 साल की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजों की चूल्हो हिलाकर रख दिया था। यानी अंग्रेजों को इतना परेशान कर दिया कि आप सब लोगों को पता है, इनको फांसी देने की जो तारीख थी वो 24 मार्च 1931 थी, लेकिन शाम को 7 बज के रास्ते है वहां से लाहौर में, उससे अंदर ले जाकर के मिट्टी का तेल डाल करके जलाने का प्रयास किया गया। फिर भी उनकी पूरी जो है शरीर जली नहीं, पूरी शरीर जली नहीं। मतलब इतना भय खाते थे वो लोग, अंग्रेज और समाजवादी ताकतें, कि पूरी शरीर जली नहीं। इसके बाद इन लोगों ने छोड़ करके भाग गया। फिर इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पूरे वहां पर लाहौर में लोग गए और उनके डेड बॉडी को उठा करके जलाने का प्रयास किया, पूरी इज्जत और सम्मान से जलाया। तो दोस्तों मुझे ये बताना है कि शहीद आजम भगत सिंह को हम याद क्यों करते हैं, ये कितने महत्वपूर्ण थे हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण थे कि आज उनकी विचारधारा को हमें समाज में लागू करने की जरूरत है। वो किसके लिए लड़ते थे? वो कहा करते थे कि हम आम आदमी की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। आप बैठो, हम किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं। हम सबसे बड़ी चीज ये है कि हम उनकी बात करते हैं जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे साथी बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें अपना रखेंगे, अपना विचार रखेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताना है कि भगत सिंह इस समाज के लिए, भारत के समाज के लिए 100 साल पहले कितने महत्वपूर्ण थे। और आज उनकी विचारधारा, शरीर मर गया, शरीर खत्म हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा कमजोर नहीं हुई है। उनकी विचारधारा जो है बढ़ती जा रही है, उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, और उनके लोग जो हैं, जो समझने वाले लोग हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे साथी जो यहाँ उपलब्ध हैं वो अपने विचार, ये गैर राजनीतिक मंच है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कोई भी बात जो आप रखेंगे वो भगत सिंह के विचारों पर रखेंगे, और भगत सिंह के विचार से आज की राजनीति या जो 75 साल की भारत की राजनीति है कितना प्रभावशाली है वो आप बात रखेंगे। किसी की नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हम अपनी बात सब कुछ कहेंगे। वर्तमान सरकार है उसके बारे में भी हम अपनी बात रखेंगे, पूरी खुल करके रखेंगे, लेकिन किसी का व्यक्तिगत रूप से हम नाम नहीं लेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे पूरी तरह से। आलोचना और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी का अधिकार होता है, वो रखेगा अपनी बात। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में साथी सुरेंद्र पंचाल हैं, वो अपनी बात रखें। शहीद आजम भगत सिंह चेतना मंच के बैनर तले। भगत सिंह को आज हम याद कर रहे हैं, और हम तो क्या, पूरे देश का हर वो व्यक्ति जो एक आम नागरिक है, कोई याद करे ना करे, लेकिन भगत सिंह को एक आम नागरिक जरूर याद करता है और उसे अपना करीब पाता है, अपने विचारों के करीब पाता है, और वो हर जगह, हर गली मोहल्ले में, हर घर में आज भगत सिंह को याद किया जाता है। वैसे भगत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं। भगत सिंह अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के बल पर ऐसी विरासत छोड़कर गए हमारे सामने, उस विरासत को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप लोग जानते होंगे कि 92 वर्ष पहले 200 साल तक अंग्रेजों ने इस देश पे हुकूमत की।
और ये जो वीर क्रांतिकारी थे, एक पूरी धारा थी क्रांतिकारियों की, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, उनके साथी राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, बटुकेश्वर दत्त, ऐसे तमाम उनके जो साथी थे, वो चाहते थे अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत यंग अवस्था में ही निकल कर वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश हुकूमत है, जो विदेशी हुकूमत है, ये हमारे देश के ऊपर एक साम्राज्यवाद का प्रतीक है। इसने हमारे देश के तमाम आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर लिया है और हमारे देश के संसाधनों पर संसाधनों की लूट कर रही है और हमारे देश का जो कबीरा वर्ग है, आम नागरिक है, वो पिसे जा रहा है और बड़े पैमाने पर हमारे देश के संसाधनों की लूट करके मुट्ठी भर ये जो ब्रिटिश हुकूमत के लोग हैं, ये हमारी देश के संसाधनों को चूस रहे हैं और अपने देशों में ले जा रहे हैं और ऐशो आराम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को इस देश से भगाना है और अपना राज लाना है। और अपना राज कैसा लाना है, ये भी बात उन्होंने कही कि हमें अपना राज भी ऐसा लाना है जो राजकाज की बागडोर इस देश में जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो मजदूरी करता है, चाहे वो खेती करता है, छोटा मोटा वो कोई काम धंधा करता है, इस मजदूर और किसान, इसके हाथ में इस देश की राजकाज की बागडोर आनी चाहिए। उन्होंने उसी वक्त ये बात भी भांप ली थी कि देश आजाद होगा और आजाद होने के बाद हमें इस बात की आशंका है कि इस देश में गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज आकर बैठ जाएंगे और एक लड़ाई और इन काले अंग्रेजों के खिलाफ जो हमने बिगुल फूंका है, जो विचार दिया है, इन काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो उनके कथन आज सत्य साबित हो रहे हैं। आज जिस तरीके के हालात हैं, हम लोग देख सकते हैं कि आम गरीबों, मजदूरों, मेहनतकशों के रोजी रोटी, आजीविका, उनके हालात क्या हैं, इस बारे में आप भली भांति जानते हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने बहुत ही छोटी उम्र में कई बड़े बड़े कारनामे किए। एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ क्रांतिकारियों का दल था। क्रांतिकारियों का जो दल था, उनके वो दिखने में बहुत छोटे थे, संख्या में बहुत कम थे, लेकिन उनकी कार्रवाइयां इतनी ज्यादा तेज थी और उनकी कार्रवाइयों का असर जनता में इतना ज्यादा था कि बड़े दलों की अपेक्षा एक 23 साल का भगत सिंह, जो 23 साल की अवस्था में फांसी के फंदे में झूम गया, उनकी लोकप्रियता उस समय के बड़े नेताओं से भी ज्यादा थी। आप इसे इस बात से समझ सकते हैं। आज जिनको सरकार के जरिए सरकार मनाती होगी, रस्म अदायगी जरूर करती होगी, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह और उसके साथी आज बिना किसी सरकारी मोहताज के आज हर उस गली, मोहल्ले, नुक्कड़ में मनाए जाते हैं, याद किए जाते हैं, उन पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। इसलिए वो किसी सरकारी दया के मोहताज नहीं, वो किसी सरकारी कार्यक्रम के मोहताज नहीं, वो जनता के दिलों में बसती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा था क्रांति की जय हो। यानी हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो एक शोषणकारी, एक शोषक व्यवस्था पर टिका हुआ जो समाज है, इसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं और एक न्याय पे आधारित, एक समता पे आधारित और इस देश के जो बुनियादी लोग हैं, मजदूर, किसान, उसके जीवन में खुशहाली,
ऐसा एक राज लाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने तमाम अपने संघर्षों को, ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए पुरजोर अपने प्रयास किए, और उनके प्रयासों की वजह से आज हम लोग यहाँ 1947 में हमें आज़ादी मिल पाई। आज देश में हालात के बारे में कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम इन्हें काले अंग्रेज क्यों कहते हैं। आज हालत क्या बना दी गई है? आज हालत ये बना दी गई है कि हमारे देश में आर्थिक असमानता बहुत तेज गति से बढ़ी। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत तेज गति से बढ़ी। हम पूरे विश्व में गरीबों की राजधानी बन गए हैं। हमारे यहाँ कुपोषण के बच्चे इतनी बड़ी मात्रा में शिकार हैं, लाखों बच्चे कुपोषित होकर मर जाते हैं हर साल। हंगर इंडेक्स में हम 121 देशों की सूची में 107वें नंबर पे हैं, अव्वल नंबर पे आते हैं। ये हालात कैसे बने? एक तरफ सरकारें बड़े बड़े वायदे करती हैं, बड़े बड़े ढोल पीटती हैं, अच्छे दिन की बात करती हैं, और ये भी बात करती थी हम तो हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाना चाहते हैं। लेकिन हालात उन सरकारों ने क्या बना दिए? हालात ये बना दिए गए हैं कि खास तौर पर कोविड महामारी के बाद जो आंकड़े 16 जनवरी को पेश हुए, एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संस्था ऑक्सफैम उसने बताया कि 1% भारतीयों के पास इस देश की 40% दौलत इकट्ठी हो गई है। अब जान सकते 1% कितने होंगे? 1% यानी नरेला में ये नरेला है, ये पूरे भारत का 1%। नरेला आसपास बड़ा जोन मान ले तो 1% भारतीयों के पास इस देश की 40% दौलत इकट्ठी हो गई है। और 10% की बात करें तो एक के साथ 9 मिला दे तो इस देश की 70% दौलत उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। ये इसी 16 जनवरी को जो ऑक्सफैम ने वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत की, ये उसके आंकड़े हैं, और वो बहुत क्रेडिबल संस्था है जो ये आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। 1941 में संस्था बनी थी। उसने बताया कि भारत के जो 21 बड़े अरबपति हैं, उनकी आय पिछले 4 वर्षों में 121% की दर से बढ़ी है, और उनकी आय 54,12,000 करोड़ रुपए के स्तर पे जा पहुंची है। आप अंदाजा लगा सकते हो। और भारत के जो 50% लोग हैं, यानी आधी आबादी 70 करोड़ लोग, उनके पास इस देश की दौलत है सिर्फ 3%। आधी आबादी 3 नमन कर रहा है, इन लोगों को याद कर रहा है। बहुत से लोग और बहुत से विचार अलग अलग तरीके से याद करने का उनका जो है तरीका हो सकता है। बहुत से गाय को लेके भी भगत सिंह को चलते हैं, बहुत से कुछ और विचारों के साथ चलते हैं, लेकिन जो असली विचार है भगत सिंह का, वो आप लोगों को पढ़ना जरूर चाहिए। नौजवानों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को और बुजुर्गों को। भगत सिंह की एक किताब थी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। साथियों, वो किताब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, वो किताब भी पढ़नी चाहिए। क्योंकि पूंजीवाद के अंदर जैसे जैसे भगत सिंह जब जेल के अंदर थे तो उन्होंने लेनिन को पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा। जो उसके अंदर तब विचार पैदा हुए तो उन्होंने देखा कि जो शोषण का जो तरीका है वो अलग है। अगर देश के अंदर ये अंग्रेज चले गए तो उसके बाद भी एक सत्ता, क्योंकि हर देश चलाने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी तो होती है, कोई सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो उन लोगों के, किन लोगों के हाथ में जो है सरकार वो बागडोर आएगी। अगर ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर आ जाती है जो अंग्रेजों के पिट्ठू होंगे, तो वो उसी तरीके से सरकार को चलाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है। इस पूरे संगठन को चोरी होता है हर साल इन मालिकों के द्वारा, फैक्ट्री मालिकों के द्वारा। आपकी मेहनत का 4,000 करोड़ रुपया आपकी मेहनत का ये नरेला के फैक्ट्री मालिक नहीं देते। जिनको आप वोट देते हो वो भी आपको ये नहीं कहने आते कि ये वोट जो है, आप उनको बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था मौर्य साहब ने। 4,000 लोगों
10,000 रुपए लगभग चोरी करके ले जा रहे हैं पकड़ना मेरी डायरी। और 12-12 घंटे नौकरी कराते हैं। भगत सिंह ने क्या आपको ऐसा देश दिया था? भगत सिंह ने क्या इसलिए ये देश दिया था आपको बना करके कि ये फैक्ट्री मालिक आपकी मेहनत की चोरी करे और आप चुप रहो और मजदूर के हितैषी के पक्ष में वोट भी। भगत सिंह, तुम्हें कोर्ट ने और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। व्हाट? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो? इस उम्र में तो आदमी बड़े बड़े ड्रीम डिसाइड करता है और ड्रीम को पूरा करने का डिसाइड करता है। जी ड्रीम तो मैंने बचपन में देख लिया था। ये देख रहे हैं आप? इस मिट्टी को तुम ड्रीम बोलते हो? जी ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है। इसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ ताकि ये मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे वजूद की याद दिलाते रहे, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फांसी से आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का तकदीर है मट्टी कौमों की, मुझे पता है कि मेरी ये कुर्बानी हुई जाया नहीं जाएगी। भगत सिंह, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना मिले। बस एक बार हमारी गवर्नमेंट को अपॉलजी लेटर लिखकर दे दो। मैं जब 3 साल का था, मेरे चाचा स्वर्ण सिंह जी शहीद हुए थे और मेरे गुरु करतार सिंह जी ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी जब मैं 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों में पला बड़ा हुआ है, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो अपनी सरकार को माफीनामा भेजेगा। भगत सिंह, कल तुम्हें 7:30 बजे फांसी दी जाएगी। अगर तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे बता देना, मैं पर्सनली जाकर ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकलेगी ना मर कभी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं बताने आएंगी। भगत सिंह, योर लास्ट विश, कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझको ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बोलो। मेरा भगत अभी मरा नहीं है, जिंदा है और तुम सब में से ही एक है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांतिकारी लाल सलाम को। जिस चीज को इन बच्चों ने दर्शाया है, इससे पता चलता है कि ऐसे बच्चे जिस दिन भगत सिंह के बारे में, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में समझदारी आ जाएगी, उस दिन हमारा देश वास्तविक रूप से आजादी के रास्ते पर चल पड़ेगा। और उन्होंने जो सपना देखा था कि मेरे फांसी के बाद इस देश में आग लग जाएगी, और रियल में, वास्तविक में इस देश में आग लग जाएगी, जब ऐसे बच्चों के दिमाग में शहीद आजम भगत सिंह का नाम आ जाएगा। धन्यवाद।